हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 7th के चैप्टर नंबर 9 को कवर करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग घास स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने वन के बारे में पढ़ा है और वन क्षेत्र के बारे में पढ़ा है। वन किसको बोला जाता है या फिर वनस्पति किसको कहा जाता है, इन सारी चीजों को पढ़ा है। आज हम लोग प्रेयरी और वेल्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो एक इम्पोर्टेंट घास स्थल का क्षेत्र है जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट होता है। तो आज हम लोग इसी को कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण होता है। और चैनल को ग्लोबल लेवल पर शेयर कीजिए, क्योंकि आज इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लोग ये चीज देखेंगे कि वन किसको कहा जाता है। वनस्पति के बारे में हम लोगों ने जाना कि वनस्पति किसको कहा जाता है, लेकिन वन किसको बोलते हैं। तो जिस स्थान क्षेत्र पर, मान लीजिए कि एक जगह है जिसको हम लोग बिहार के नाम से जानते हैं। अगर बिहार का एक एरिया मुजफ्फरपुर होगा और यहाँ पर केवल और केवल वनस्पति के रूप में पेड़ पाए जाएंगे, ठीक है ना, तो ये एरिया जो होगा ये अपने आप में जो है वो वन क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक उसी तरीके से कि जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं उसे हम वन कहते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा और इसके डीप में जाएंगे तो जिन प्रदेशों में पादप जीवन में प्रमुखता घास की अधिकता होती है उसे हम लोग घास स्थल बोलते हैं। और आज हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि प्रेयरी और बेल्ट ये दोनों घास के मैदान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। अगर हम लोग देखें तो जिस तरीके से वन, सघन वन या फिर शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वन, ये सारे जो होते हैं, जैसे उसमें तापमान और जलवायु एक अहम भूमिका निभाती है, ठीक उसी तरीके से घास स्थल के निर्माण में भी जलवायु की एक अहम भूमिका होती है। और घास स्थल को हम लोग जो है जलवायु के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। और इसको जो हम लोग दो भागों में बांटते हैं वो पहला होता है शीतोष्ण प्रदेश और दूसरा होता है उष्णकटिबंधीय प्रदेश। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो होता है वो उष्णकटिबंध जो अपना भूमध्य रेखा के आसपास वाला एरिया जो होता है वो उसमें आ जाता है, जो गर्म एरिया होता है। बाकी अब हम लोग आते हैं सबसे पहले प्रेयरी के ऊपर। और प्रेयरी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पिएटा से हुआ है, जिसका अर्थ होता है सालदुअल। बाकी इसके ऊपर आप जरा सा इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, ये मीनिंग क्या होता है। एक्चुअली में हिंदी एप्रोप्रिएट मीनिंग अलग अलग चीज में देते हैं, लेकिन ये एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाते हैं। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि प्रेयरी जो घास क्षेत्र है ये कहाँ पर है, और ये जो है इसके क्या क्या, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जो आपके मैटर्स आने वाले हैं उसको तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन आपसे डायरेक्ट प्रेयरी के बारे में पूछेगा, इसके हिंदी मीनिंग के बारे में नहीं पूछेगा। बाकी हम लोग आते हैं उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को हम लोग प्रेयरी बोलते हैं। ये एरिया जो है शीतोष्ण घास स्थल का एरिया होता है और ये समतल, मंद ढाल एवं पहाड़ी वाले क्षेत्रों में आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पर पेड़ बहुत कम होते हैं और घास बहुत अधिक होती है। और इनकी जो घासें होती है ना, उसकी जो ऊंचाई होती है वो 2 मीटर की होती है। ठीक है, 2 मीटर की होती है अप्रोक्स, इतने बड़े बड़े होते हैं ये घास। बाकी अगर हम लोग देखें तो प्रेयरी क्षेत्र जो है वो पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूरब में ग्रेट लेकर से घिरा हुआ है। तो ग्रेट लेक से घिरा हुआ है, ये चीज आपको देखने को मिलेंगी। तो प्रेयरी जो है ना, जो स्थल है, ये क्या है कि पश्चिम में रॉकी पर्वत से एवं पूरब में ग्रेट लेक से घिरा हुआ है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। इसके टोपोग्राफी से जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो केवल यहीं तक आएंगे, यही वीवीआई है इसमें, इसके सिवा और कुछ नहीं है। बाकी अगर हम लोग देखेंगे तो प्रेयरी किस जगह पे स्थित है, तो ये उत्तरी अमेरिका में है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको दक्षिणी अमेरिका से दिया जाएगा, दक्षिणी अमेरिका ऑप्शन दिया जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, केवल उत्तरी अमेरिका इसका आंसर देना है। बाकी हम लोग क्लियर करते हैं थोड़ा सा और इसमें। तो प्रेयरी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर के कनाडा के कुछ भागों तक फैला हुआ है। और इसका जो अपवाह है वो मिसिसिपी की सहायक नदियां तथा कनाडा के प्रेयरी का अपवाह सास्केचुआन नदी की सहायक नदियां होती है। तो इसकी जो सहायक नदियां है ना, प्रेयरी का अपवाह तंत्र जो है उसमें मिसिसिपी की सहायक नदी और प्रेयरी में अपवाह इसका हो जाता है कनाडा का सास्केचुआन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सास्केचुआन और मिसिसिपी,
यहाँ से ही प्रेयरी वाला एरिया का अपवाह तंत्र बनता है। यहाँ तक बातें हो गई क्लियर, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर आप देखिएगा मैप पे तो प्रेयरी का प्रदेश कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये वाला एरिया कुछ कनाडा में घुसता है और ये वाला एरिया उत्तरी अमेरिका का यहाँ तक आपको दिखाई देता है, इस तरीके से है। और अगर प्रेयरी के बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे तो प्रेयरी घास के मैदान प्रेयरी घास के मैदान अमेरिकी मूल निवासी, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, का निवास स्थल होता है। वे इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी होते हैं। तो प्रेयरी जो है ना, यह जो क्षेत्र है, यहीं पर अमेरिका के जो मूल निवासी होते हैं जिसको रेड इंडियन बोला जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिला कि अमेरिका के मूल निवासी का नाम क्या है, तो रेड इंडियन है। कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रेयरी वाले एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब प्रेयरी का जो क्षेत्र है वो कनाडन के एरिया में भी थोड़ा सा आ जाता है। ठीक है, और प्रेयरी जो है वो एक तरफ से मिसिसिपी और दूसरे तरफ से जो इस नदी का नाम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद करना, लेकिन फिर भी सास्केचुआन इस नदी का नाम है। ये दोनों इसके अपवाह तंत्र के रूप में मिलते हैं। बाकी बात हो गई, अगर इसके जलवायु की बात हम लोग करेंगे तो अगर थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पर देखें तो महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ जो है वो चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है और शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान हिमांक से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे पाया जाता है। ये चीजें हैं यहाँ पे। और चिनुक जो होता है वो एक गर्म हवा होता है और ये करता क्या है चिनुक, कि बर्फ को पिघलाता है और पशु को चरने के लिए चारा अवेलेबल करवाता है। क्योंकि जो पहाड़े होती हैं इस पे जो बर्फ जमे होती है, ये गर्म हवाएं होती है, इसको पिघला करके नीचे गिराती है बर्फ को, और यहाँ के घास ऊपर आते हैं जो चरने के लिए पशुओं के जो है वो सही हो जाते हैं। बातें हो गई थोड़ा सा और क्लियर। अगर वनस्पति जात एवं प्राणी जात की बात करेंगे यहाँ पर, तो प्रेयरी में सामान्यतः आपको पेड़, ये जो एरिया है ये पेड़ विहीन है क्योंकि पेड़ की कमी है। यहाँ पे घास है, ये घास वाला क्षेत्र है। तो घास वाला क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे सबसे पहले तो 2 मीटर ऊंची ऊंची घासें होती है, पेड़ होना नहीं है यहाँ पर। तो वहां पर सरपत, अल्डर एवं पालवर जैसे पेड़ उगते हैं जो थोड़े बड़े बड़े होते हैं। और बाकी यहाँ पे और चीज आपको घास को छोड़ करके और इन पेड़ों को छोड़ के कोई चीज देखने को मिलने वाला नहीं है प्रेयरी वाले क्षेत्र में। इस क्षेत्र में अगर फसल की बात करें तो मक्का उगाया जाता है और दूसरे तरफ आलू, सोयाबीन, कपास, इस तरीके के चीज उगाए जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ की जो घास होती है वो छोटी और नुकीली होती है, केवल 2 मीटर की घास है और नुकीली होती है घास, ऊपर से बहुत नोक होते हैं उसमें। और यहाँ पे जो पशु पाए जाते हैं उसमें विशाल मवेशी फॉर्म को रेंचर, यहाँ पे मवेशी फॉर्म भी होते हैं और इसके देखभाल करने वाले को कायोबॉय कहा जाता है। और अमेरिका में भैंस के आकार का एक जो जानवर होता है जिसको हम लोग बाइसन बोलते हैं, ये यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण पशु है। इसकी लड़ाई भी आपको अमेरिका में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। बाकी थोड़ा सा अगर हम लोग और इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ के जो लोग होते हैं प्रेयरी प्रदेश के, उसके बारे में, तो इस प्रदेश के लोग काफी परिश्रमी होते हैं। क्योंकि एक्चुअली में ये जो एरिया होता है यहाँ पे होता क्या है कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान ग्रीष्म ऋतु में, तो ठंडा वाला एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे प्रेयरी का प्रदेश ठंडा होता है एक्चुअली में। बाकी अगर बिल्कुल बिल्कुल आपने सही ऑप्शन दिया है। एक्चुअली में लाइव क्लासेस लेने की यही एक गड़बड़ी होती है कि आप बहुत ज्यादा आंसर मारने लगते हो, डिस्ट्रैक्ट करते हो हमें क्लास लेने के वक्त। तो बाकी अगर हम लोग देखें तो विश्व के 2 सबसे अधिक विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में यह प्रदेश स्थित है, क्योंकि प्रेयरी का प्रदेश वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। और गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है। तो अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसको विश्व में जो है यहाँ पे गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो इस कारण से प्रेयरी को विश्व का सबसे बड़ा धान्यागार बोला जाता है। तो किसको विश्व का सबसे बड़ा धान्यागार बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर आप प्रेयरी दे दीजिएगा। बाकी दूध उत्पादन तो यहाँ होता है, डेयरी फार्म है ही यहाँ पे। और चीज अगर हम लोग थोड़ा सा और इसके ऊपर आएंगे तो अब जरा सा दक्षिण अफ्रीका के बारे में जानना जरूरी है। तो दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले बेल्ट नाम डच अधिवासियों को दिया जाता था। बेल्ट वहां के जो बेल्ट नाम है ना, डच अधिवासियों को दिया जाता था, तो जो डची होते थे। अब अगर हम लोग देखें तो दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को बेल्ट बोला जाता है। और बेल्ट जो है वो 600 मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक की ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं।
ये एक पठार वाला एरिया है बेल्ट, जहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये जो है ना, सबसे पहले तो इसके टोपोग्राफी को अगर देखें तो ये जो है वो ड्रैक्सबर्ग पर्वत से घिरा हुआ है और इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है और इसके पूरब में उच्च बेल्ट स्थित है। इसकी ऊंचाई स्थल पर 1600 मीटर से अधिक एरिया कवर करता है। ये अपने ऊंचाई वाले एरिया में 1600 मीटर का एरिया ये कवर करता है। बाकी अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी सहायक नदियां की अगर हम लोग बात करें तो ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी इसकी सहायक नदी है। साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जलवायु की अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो नम होती है यहाँ की जलवायु और शीत ऋतु में ठंड एवं शुष्क होती है। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है और ग्रीष्म ऋतु में अल्पकालीन गर्म रहती है यहाँ की तापमान, और यहाँ का जो तापमान होता है वो 20 डिग्री जोहान्सबर्ग में होता है। बेल्ट दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और बेल्ट में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो उस समय प्रेयरी में कौन सी ऋतु होगी, ये आपको आंसर देना है इसका। यहाँ आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जैसे अभी छोड़ रहे हैं वैसे ही छोड़ते रहिए, ये सारे आपको हेल्प करेंगे। बाकी अगर बेल्ट में नवंबर एवं फरवरी के बीच में ग्रीष्मकालीन महीना होता है यहाँ पे एक्चुअली में। ये चीजें तो बेसिक है, आप ऐसे ही मैप से इसको क्लियर कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इस पे ज्यादा डिस्कशन करना मतलब वीडियो को बहुत लंबा बनाना होता है। एक्चुअली में एक चैप्टर को 20 मिनट से ज्यादा डिस्कशन करना जो है वो बोरिंग हो जाता है। अगर थोड़ा सा और वनस्पति जात एवं प्राणी जात की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर लाल घास बेल्ट की झाड़ियां पैदा होती है। बबूल एवं मनोला ऊंचे बेल्ट में उगे हुए आपको देखने को मिलेंगे और बेल्ट के प्रमुख जानवर जो होते हैं वो शेर, तेंदुआ एवं चीता होता है। यहाँ के जो निवासी होते हैं वो तो सबसे पहले बेल्ट जो है पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध होते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है। तो वो काम क्या करेंगे, वो काम खनन करते हैं और अलग अलग चीजों को निकाल के उसको बेचते हैं। अगर उनकी फसल उगाई की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मोटे अनाज ही देखने को आपको मिलेंगे, जिसमें मक्का, ज्वार, बाजरा वगैरह ही होते हैं। तंबाकू, कपास जैसे नकदी फसलें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी और भेड़ पालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। भेड़ के मांस को एक्सपोर्ट किया जाता है, साथ में यहाँ पे भी खाने के लिए भेड़ के मांस और उसके ऊन का यूज किया जाता है। दूध उत्पादन यहाँ के दूसरी महत्वपूर्ण व्यवसाय है और बेल्ट में खनिजों की प्रचुरता है और इस कारण से यहाँ पे आप देखते होइएगा कि सोना, हीरा और लोहा भी बहुत ज्यादा निकलता है। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण की राजधानी बोला जाता है और किलिम्बरे हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ये सारे साउथ अफ्रीका में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी बातें हो गई क्लियर। ये था चैप्टर नंबर 9। हम लोगों ने चैप्टर 9 को कवर किया है। काफी इंपॉर्टेंट था ये, क्योंकि इसमें हम लोगों ने जो है वो घास स्थल के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें थी उसको कवर किया और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिलेवेंट था। तो ये था आज के टॉपिक के लिए। मिलते हैं हम लोग फिर से चैप्टर नंबर 10 में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का कारण होता है, साथ में हमारे इनकम ऑफ सोर्स का भी बहुत बढ़िया जरिया है इस लॉकडाउन में। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।